इसके पहले की वीडियो में हमने पारद के जो 4 संस्कार हैं उसके बारे में बात की थी, जिसमें से कि स्वेदन, मर्दन, मूर्छन और उत्थापन। अब आगे हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 5वां संस्कार, जिसे कि पातन संस्कार कहते हैं। इस पातन संस्कार के अंदर क्या करते हैं, ये पातन संस्कार हम पातन यंत्र के द्वारा करते हैं और इस प्रक्रिया से जो पारद के जो यौगिक दोष होते हैं, नाग और वंग, ये दोष दूर हो जाते हैं। किसी किसी आचार्य ने इन नाग वंग को कंचुक दोष भी बताया है, लेकिन दशरथ समुच्चयकार इसको यौगिक दोष मानते हैं। तो इस तरीके से पातन के संस्कार के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों से हम पारद को मर्दिन करके ऊर्ध्वपातन, अधःपातन या तिर्यक पातन, इन तीनों में से किसी भी प्रकार के पातन से हम इसका पातन संस्कार करते हैं। अब जैसे इसमें पहली विधि है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि के लिए यहाँ पर हमने तो इस यंत्र में हम क्या करते हैं कि नीचे वाले भाग में हम मरकरी लेते हैं और ऊपर वाला जो हांडी होती है वो उसको हम किसी भी तरीके से ठंडा रखना होता है और नीचे वाली जो है उसको हम हीट देते हैं। तो जो मरकरी है वो ऊर्ध्वपातित होकर के, मतलब हीट के द्वारा जब उड़ेगा तो वो ऊपर वाली हांडी में कलेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम क्या है, क्योंकि मरकरी का ऊर्ध्वगमन हो रहा है तो इसलिए हम इसको ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें नीचे के पातन में पारद होता है और उसी में ही अग्नि भी देते हैं, ऊपर के पातन में जल और उसको हम ठंडा रखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पारद हम 3 भाग लेते हैं, उसमें एक भाग तांबे का चूर्ण लिया जाता है। इन दोनों को अच्छी तरीके से मर्दन कर लिया, फिर इसके अंदर नींबू सरस की भावना डाल दी, फिर से इसको मर्दन कर दिया। फिर इस ताम्रचूर्ण यानी कि 3 भाग मरकरी और ताम्रचूर्ण और नींबू, ये जो पिष्टी बनी, इस पिष्टी को हम दमड़ू यंत्र की जो नीचे वाली हांडी है उसके अंदर हम रख देते हैं या लेप कर देंगे। एक तरीके से ये जो पिष्टी बनी है लेप करेंगे, फिर हम इसको क्या है अग्नि पर चढ़ा देते हैं। फिर अग्नि पर चढ़ा करके जो पारद है वो ऊर्ध्वपातित होगा और ऊपर वाली हांडी के जो तली है उसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। जो ऊपर वाली हांडी है या तो हम उसको बार बार किसी गीले कपड़े से उसको ढकते रहते हैं या फिर हम एक ऊपर की तरफ हांडी पे एक आल बाल यानी कि मिट्टी के आटे का या कुछ इस तरीके से घेराबंदी कर देते हैं, जिसमें कि हम उसमें पानी भर सके और पानी को क्या है हम चेंज करते रहते हैं। तो ऊपर वाले पात्र के ऊपरी तल पर क्या करेंगे, मिट्टी का आल बाल बना करके या आटे का भी बना देते हैं, शीतल जल डालें और या फिर आर्द्र वस्त्र हम रखते हैं। तो आल बाल के पार्ट्स में और इसमें क्या करेंगे, साइड में छेद होना चाहिए, क्योंकि पानी को क्या है हमें बार बार, पानी गर्म हो गया तो हम उसे निकालते हैं फिर चेंज करते हैं। और अगर गीला कपड़ा कर रहे हैं तो गीला कपड़ा गर्म होने पर फिर से दोबारा उसको हम ठंडा करते हैं, तो चेंज करते रहते हैं। तो आल बाल के पार्ट्स में क्या होगा, छिद्र बना करके एक नली लगा देते हैं ताकि आवश्यक होने पर उष्ण जल को वहां से बाहर निकाल दे और शीतल जल को भर दिया जाए। फिर संधि बंधन करके क्या है, इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया, अग्नि जला करके 4 पहर यानी कि 12 घंटे तक हम इसमें हीट देते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, स्वांगशीत होने देते हैं। फिर यंत्र को जो है जो उसमें संधि बंधन किया हुआ था दोनों हांडी के मुख को, उसको हम खोल देते हैं और सावधानी पूर्वक जो ऊपर वाली जो हांडी थी उसकी जो तली है उसमें जो पारद है हम उसको प्राप्त कर लेते हैं और क्या है, दुगनी परत के जो डबल लेयर जो वस्त्र होता है उससे हम छान लेते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि पारद ऊपर की तरफ गमन करता है तो इसीलिए हम इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन में हमने क्या लिया, 3 भाग मरकरी ले हैं, 1 भाग नींबू का सोरस 3 भाग मरकरी, 1 भाग ताम्रचूर्ण और इसको क्या कर रहे हैं, नींबू के सोरस से मर्दन कर रहे हैं। फिर इसकी पिष्टी बनाई, इस पिष्टी को बना करके जो डमरू यंत्र है लेप कर दिया और इस तरीके से ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हमें ऊपर की हांडी में मरकरी प्राप्त हो जाता है। तो ये इसकी पातन विधि है। अब इसके अधपातन में क्या होगा, अधपातन में दूसरी तरीके का लेंगे यंत्र। इसमें क्या होगा, इसमें पारद, क्योंकि अध है यानी कि पारद नीचे की तरफ आएगा तो इसीलिए इसका नाम क्या है, अधपातन। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें पारद ऊपर के पात्र में होता है और अग्नि भी इसमें ऊपर दी जाती है, यानी कि जिस तरफ हम मरकरी लेते हैं हीट हमें उस तरफ रखनी है, क्योंकि मरकरी को क्या होना है, पातित होना है ना। तो नीचे की तरफ गमन करेगा और नीचे के पात्र में क्या होगा, हम जल ले लेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, मतलब ऊपर की हांडी में
कि अंदर की तली में मरकरी का यही जो पारद का चूर्ण और इसका पेस्ट को क्या करेंगे हम अंदर लेप कर देंगे, ऊपर से कंडों की हीट दे देंगे और जो नीचे वाली हांडी है उसके अंदर हम जल भर देंगे, तो वो गर्म होकर के मरकरी उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिससे अधपातित होता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, अधःपातन यंत्र इसको बोला जाता है। अब इसके बाद आता है इसमें तिर्यक पातन। तिर्यक पातन में क्या होगा, यानी कि इसमें एक हांडी ऊपर होती है और एक हांडी नीचे होती है। तो तिर्यक पातन में क्या होगा, एक पात्र में पारद भर करके अग्नि पर रख दिया जाता है और यह पात्र क्या है, नली से हम इसको जोड़ देते हैं। जो नली का जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है, जलयुक्त पात्र में होता है, मतलब ऐसी हांडी जिसमें कि जल भरा होता है। जलयुक्त पात्र में जो है वाष्पीभूत पारद शीतल जल संपर्क से क्या होगा, द्रव स्वरूप में एकीकृत हो जाता है। तो ये इस तरीके से क्रिया, मतलब एक तरीके से हमें क्या करना है, पातन संस्कार में मरकरी का पातन करना होता है और इसकी तीनों विधियां बताई गई हैं, ऊर्ध्वपातन, अधःपातन और तिर्यक पातन। और इसमें क्या रेशियो लेते हैं, 3 भाग पारद, 1 भाग तांबे का चूर्ण और उसको नींबू के सोडा से मर्दन करते हैं। तिर्यक पातन में जहाँ मतलब जिस तरफ पारद, ये नोट करने वाली बात है कि जिधर भी पारद होगा वहां अग्नि की व्यवस्था होगी और जहां हम पारद को प्राप्त करते हैं वहां पर शीतल जल की व्यवस्था होगी। तो इस तरीके से इसके यौगिक दोषों का नाश हो जाता है। अब है इसके बाद नेक्स्ट बोधन संस्कार। पातन के बाद आता है बोधन। स्वेदन संस्कार से पातन संस्कार तक की जो प्रक्रियाएं की गई है, अब इन सब प्रक्रियाओं से जब मरकरी गुजरता है तो वो क्या होता है, वो मंदवीर्य हो जाता है, मतलब उसकी जो एक्टिविटी होती है वो स्लो हो जाती है, शंड हो जाता है और मरणासन मतलब जैसे कि वो मर गया और इस तरीके के समान हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या है, फिर से क्या है, फिर तो ये जो संस्कार हम किया गया, यानी कि जो मरणासन हो गया है, यानी कि वीर्य हीन हो गया है, तो इसको हम फिर से वीर्यवान बनाने के लिए, यानी कि फिर से हम उसको उत्कर्ष करने के लिए जो भी प्रक्रिया की जाती है, इसी को ही क्या कहा जाता है, बोधन संस्कार कहते हैं, यानी कि मंद वीर्यत्ववाद। पातन संस्कार से क्या होगा, स्वर्ण आदि के ग्रास लेने व पचाने की क्षमता क्या होती है, इसमें पारद में घट जाती है। मतलब जो हमने पातन संस्कार किया था तो इससे क्या हो जाएगा, ये वीर्यहीन हो जाएगा। तो इससे फिर से हम क्या करेंगे, मतलब उसमें पारद में जो विभिन्न धातुओं को जो पचाने की, जो ग्रास करने की जो कैपेसिटी थी वो कम हो जाएगी, क्षमता घट जाती है। तो उसको फिर से उसी रूप में लाना को क्या कहते हैं, बोधन संस्कार। तो पारद को क्या करते हैं हम, इसमें घटय स्थापने, यानी कि जो दोला यंत्र है, दोला यंत्र विधि से पारद को दोला यंत्र विधि से किसमें, सृष्ट अम्बुज। सृष्ट अम्बुज क्या है, इसमें गो, बकरी, भेड़, नर या नारी का मूत्र, शुक्र, आर्तव और सैंधर लवण या फिर सैंधर लवण, इनमें से मतलब इनके साथ, यानी कि सृष्ट अम्बुज के साथ में क्या करते हैं, दोला यंत्र विधि से मरकरी का स्वेदन करते हैं। तो इसी को ही क्या कहा गया है, रोधन या मुखकरण भी इसको कहते हैं। मुखकरण मतलब उसके मुख को बढ़ाना, मतलब उसकी भूख को हम बढ़ा रहे हैं। तो एक मिट्टी के घड़े में क्या करते हैं हम, ये तो थी रसत समुच्चय कार्य, यानी कि सृष्ट अम्बुज के द्वारा हम उसका मरकरी का स्वेदन संस्कार कर रहे हैं। दूसरी विधि क्या है, ये बताई है रसेन चूड़ामणि ने। इनके अनुसार क्या है कि हम एक घड़े में सैंधर लवण लेंगे और उसका 3 भाग उसमें हम जल ले लेते हैं। तो ये जो सैंधर लवण का जो पानी है, इसके अंदर हम मरकरी को 3 दिन तक ऐसे ही डाल करके उसके ऊपर के मुख को बंद कर करके छोड़ देते हैं और फिर बाद में उसको निथार करके प्राप्त करते हैं। तो यही इसका बोधन संस्कार है। तो समझ गए, यानी कि जो बोधन संस्कार है ये मुखीकरण के लिए किया जाता है पारद के अंदर, मतलब जो स्वर्ण आदि धातु को जो ग्रास करने की जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसको वीर्य उत्कर्ष करने के लिए किया जाता है। इसकी 2 विधियां हैं, एक रसत समुच्चय कार्य का बताई है जिसमें कि इन्होंने क्या बताया है कि सृष्ट अम्बुज जो है इसके अंदर पारद को क्या दोला यंत्र विधि से स्वेदन करते हैं। दूसरी विधि जो बताई है रसेन चूड़ामणि ने बताई है, इन्होंने क्या बताया है कि सैंधव लवण के जल में, जिसमें कि 1 भाग सैंधव और 3 भाग पानी लेते हैं और उसको मरकरी को इसके अंदर 3 दिन तक मुंह ढक्कन बंद करके रख देते हैं, फिर बाद में इसको हम निथार करके प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है इसका बोधन संस्कार। फिर है इसका नियमन संस्कार। अब बोधन संस्कार से क्या हुआ कि जो वीर्य ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, मतलब वीर्य शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसको अब क्या करना है, हमें नियंत्रित करना है, यानी कि कंट्रोल करना है।
तो बोधन रोदन संस्कार के द्वारा जो वीर्य उत्कर्ष किया गया मरकरी है, जो पारद है, के चपलत्व को नियंत्रित करने हेतु की जाने वाली प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम? क्या स्वेदन मतलब क्रिया का क्या है? नियमन संस्कार है। मतलब अब जो बोधन से जो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया था, अब उसको थोड़ा सा नियंत्रित करना है, तो यानी कि इसकी चपलत्व को खत्म करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? नियमन संस्कार के लिए जो औषधियां बताई गई हैं उसके कल्क में क्या लेना है? पारद को रख करके कांजी में 3 दिन तक स्वेदन करने से चपलता दूर है। यानी कि इसमें भी दोला यंत्र विधि से ही हम क्या करेंगे? स्वेदन करेंगे। सेम वैसे ही जैसे कि हमने इसमें स्वेदन संस्कार में की थी। अब इसमें किन औषधियों के कल्क को लिया जाना है? तो इसके लिए हम क्या लेंगे? इसमें हम पान का पत्र लेंगे, लहसुन, सेंधा, भृंगराज, भांज का कोड़ा और इमली। कितना लेंगे? जितना मरकरी है उससे 16वां भाग। इसका क्या बनाया? कल्क। और सेम वैसे ही प्रक्रिया जैसे कि स्वेदन संस्कार में दोला यंत्र विधि से हम करते हैं। तो इसमें कौन सी औषधियों का कल्क लेना है? इसके लिए फॉर्मूला है नियमन संस्कार के लिए। क्या है? भेंगी औरत इमली से बांझ हुई लहसुन व नमक का पान करे। क्या? भेंगी औरत इमली से बांझ हुई लहसुन व नमक का पान करे। तो भेंगी से क्या बना? भृंगराज बन गया। और क्या हो गया इसमें? यानी कि इस तरीके से हम क्या करेंगे? भेंगी औरत है ना, भेंगी से क्या हो गया? भृंगराज हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा? इसमें हमने इमली ले लिया है। बांझ से क्या हो जाएगा? भांज ककोड़ा हो जाएगा। और इसके अलावा लहसुन और नमक। और पा से क्या हो गया? पान। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें ये बताया गया। ठीक है, भेंगी औरत से क्या हो गया? भृंगराज हो गया। औरत इसमें साइलेंट है। ई से क्या हो जाएगा? इमली हो जाएगा। बा से क्या हो जाएगा? बांझ ककोड़ा हो जाएगा। लहसुन यहाँ हो गया है। और नमक यानी कि सेंधा लवण। और लास्ट में क्या बचा? यानी कि इसमें पान। तो इस तरीके से क्या है? ये इसका फॉर्मूला है। यानी कि भेंगी औरत इमली से। तो नियमन संस्कार के लिए हम इन औषधियों को लेते हैं। ये भी क्या है? एक तरीके का स्वेदन संस्कार ही इसमें हम मतलब स्वेदन ही करते हैं। दीपन। अब क्या हुआ? अब जो हमने नियमन संस्कार किया था, यानी कि हमने उसको नियंत्रित किया था, अब ये क्या करेगा? अब ज्यादा ही नियंत्रित हो जाएगा। तो इस नियंत्रित करने से क्या हो जाएगी? पारद की जो भूख है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी कि उसमें भूख कम हो जाएगी। तो अब जो अगला संस्कार करेंगे हम उसका दीपन, यानी कि पारद की बुभुक्षा को बढ़ाने के लिए हम करेंगे। तो पारद में बुभुक्षा उत्पन्न करने के लिए की जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको दीपन संस्कार कहते हैं। जिस प्रकार से कि भूखे प्राणी में भोजन की इच्छा उत्पन्न होने से सामने अन्न रखने को शीघ्र खा लेता है, ठीक उसी प्रकार से दीपन संस्कार से पारद गिरास लोलुप होकर स्वर्ण आदि को शीघ्र ग्रसित कर लेता है। तो दीपन से क्या होगा? पारद के अंदर हम फिर से बुभुक्षा उत्पन्न कर रहे हैं। इसके लिए कौन कौन से द्रव्य लेंगे? पारद से इसमें 16वां भाग क्या लेंगे? फिटकरी, काशीस, टंकन, काली मिर्च, सेंधव, राई और सिगरू की छाल। इन द्रव्यों का क्या लेना होता है? कल्क बनाते हैं। और सेम वही प्रक्रिया की कल्क रखा, फिर दोला यंत्र विधि से उसको स्वेदन करेंगे। देखिए, जो इसमें स्वेदन संस्कार है, नियमन संस्कार है और दीपन संस्कार है, इन तीनों में ही क्या है? हम दोला यंत्र विधि से स्वेदन कर रहे हैं। फर्क किस चीज का है? सिर्फ जिन औषधियों के हमें कल्क लेना है, तो उन औषधियों में ये बस डिफरेंस है। तो दीपन संस्कार के लिए हम और सारी औषधियां कितनी लेनी है? 16वें भागी लेनी है मरकरी से। तो यहाँ पर ये औषधियां लेनी है, जैसे फिटकरी हो गई, काशीस हो गया, है ना, और काली मिर्च, सेंधा, राई और सिगरू की छाल। तो इस तरीके से फिर से क्या है? पारद के अंदर बुभुक्षा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये जो है हमारे पूरे 8 संस्कार के बारे में है। तो पारद के 8 संस्कार का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।